इस बार यूपी के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नजर जेनजी वोटर्स पर होगी। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा जेनजी वोटर्स हैं, यानी हर 6 में से एक वोटर जेनजी है और वो यूपी की 80 से 120 सीटों के नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। वोटर्स का दूसरा बड़ा तबका महिलाओं का है। यूपी में 6 करोड़ 28 लाख से ज्यादा महिला वोटर्स हैं। 2022 के इलेक्शन में 62% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया था, यानी कि महिलाओं और युवाओं का ये कॉम्बिनेशन बीजेपी को यूपी में जीत की हैट्रिक लगवा सकता है। इसके लिए बीजेपी ने एमवाई के नए फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया और इसमें तड़का लगाया है नेशनलिज्म के नैरेटिव का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में बीजेपी ने नए अभियान का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के इस पॉलिटिकल मिशन में राष्ट्रवाद है, युवा हैं और महिला शक्ति है। पार्लियामेंट सेशन के वॉशआउट के बाद बीजेपी ने अग्रेसिव नेशनलिज्म के सिंबोलिज्म के साथ जनता के बीच जाने का फैसला किया है ताकि नैरेटिव को अपने फेवर में कर सके। बीजेपी की नैरेटिव बदलने की कोशिश, इसके लिए मौका भी है और दस्तूर भी। 2 दिन बाद देश में स्वतंत्रता दिवस है और कुछ ही महीनों के बाद यूपी, उत्तराखंड और पंजाब जैसे सियासी तौर पर अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए बीजेपी के राष्ट्रवादी मिशन के आगाज की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली। आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए। प्रधानमंत्री की इस अपील के साथ बीजेपी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मुंबई से मदुरै और गुवाहाटी से गोरखपुर तक अपने राष्ट्रवादी अभियान की शुरुआत कर दी। इस तिरंगा यात्रा के साथ हर घर तिरंगा का यह अभियान आज चरम की ओर आगे बढ़ रहा है। याद रखना, राष्ट्र के महापुरुष और राष्ट्र के क्रांतिकारी किसी भी युवा के लिए प्रेरणा होती है। किसी युवा से अगर उसके आदर्श को छीन लो, इसका मतलब है युवा को हमने गौरव के क्षणों से वंचित किया है, एक अन्याय किया है युवा के साथ। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने हर युवा को गौरव की अनुभूति से जोड़ने के लिए हर घर तिरंगा को अनिवार्य किया है कि हर घर तिरंगा लगे। हजारों की संख्या में युवा तिरंगा लेकर के खड़े हैं। बीजेपी के हर घर तिरंगा मिशन का टारगेट वही जेन जी हैं जो पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर नाराज है। पंजाब, उत्तराखंड और यूपी के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी जेन जी को अग्रेसिव नेशनलिज्म के नैरेटिव से खुश करना चाहती है। बीजेपी को इस नैरेटिव की जरूरत क्यों है, वो कुछ आंकड़ों से समझ लीजिए। यूपी के लगभग 14 करोड़ वोटर्स में से 21.19% की उम्र 18 से 29 साल के बीच है। पंजाब के 2 करोड़ वोटर्स में से 21.44% 18 से 29 साल के हैं। वहीं उत्तराखंड के करीब 72 लाख में से 22% से ज्यादा वोटर्स की उम्र 18 से 29 साल के बीच है। जाहिर है, मतदाताओं के इस तबके को बीजेपी ही नहीं, कोई भी पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती। इसीलिए बीजेपी ने जेन जी के आंदोलन के तुरंत बाद दिल्ली और देहरादून से लेकर लखनऊ तक पहले कांवड़ियों पर मेहरबानी की, पुष्प वर्षा की और अब हर घर तिरंगा कैंपेन के जरिए जेन जी के बीच नेशनलिज्म से पॉजिटिव नैरेटिव बनाने की कोशिश में जुट गई है। युवाओं के लिए आज की आवश्यकता क्या है? हमारा युवा प्रतिभाशाली है, असीम ऊर्जा और प्रतिभा का धनी है और पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश इस मामले में सौभाग्यशाली है कि वह देश का सबसे बड़ी युवा आबादी का नेतृत्व करता है। हमारी 56 से 60% आबादी युवा है और ये हमारा ये युवा शक्ति प्रतिभाशाली है
ऊर्जावान है। इसे जब भी प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ है तो इसने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। युवाओं पर बीजेपी के इस फोकस के पीछे कोल्ड और कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी है जो ठोस आंकड़ों पर आधारित है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 18 से 25 साल के 40% वोटर्स का समर्थन मिला। वहीं कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले इसके आधे यानी 20% वाले वोटर्स मिले थे। 2024 के चुनाव में 18 से 25 साल के वोटर्स के बीच बीजेपी की छवि को मार्जिनल नुकसान पहुंचा। बीजेपी को इस तबके के 39% वोट मिले और कांग्रेस को 21%। ये मार्जिन लेवल भी ग्राउंड लेवल पर रिजल्ट पर कितना असरअंदाज होता है उसका सबक बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में ही मिल गया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी ने 255 सीटें जीती थी, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 241 असेंबली सेक्शंस में पीछे रह गई थी। अगर ये मार्जिन 2027 के इलेक्शन में रिपीट होता है तो बीजेपी के लिए यूपी में सत्ता बचाना मुश्किल होगा। इसीलिए पार्टी ने नैरेटिव के मोर्चे पर अग्रेसिव ऑन कर दिया है। पूरा फोकस यूथ पर है। बीजेपी का अग्रेसिव मोड ऑन। युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर हाथ को कार्य मिले। हर हाथ को कार्य मिलेगा, खुशहाली आएगी, उसके चेहरे पर खुशहाली आएगी। वो अपनी सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग देश के निर्माण में कर पाएगा। वाराणसी में फैसिलिटेशन सेंटर से जुड़े हुए छात्रों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। गत वर्ष हम लोग लगभग 450 छात्रों को हमने स्कॉलरशिप दी। डिजाइनिंग के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, पैकेजिंग के बारे में उन्हें इसके बारे में अध्ययन करवाया जा रहा है। गवर्नमेंट उसको पूरी सपोर्ट कर रही है। लखनऊ में पीएम मित्रा पार्क की स्थापना हो रही। 1000 एकड़ में टेक्सटाइल उद्योग को मजबूती प्रदान करने के लिए। याद रखना, टेक्सटाइल का क्षेत्र ऐसा है जो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के MY यानी मुस्लिम यादव पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन का मुकाबला करने के लिए नया MY फॉर्मूला लॉन्च करने का फैसला किया है। विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार MP, महाराष्ट्र, बंगाल और हरियाणा की तर्ज पर महिलाओं के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लाने पर विचार कर रही है। इस प्रपोज्ड स्कीम के तहत गरीब तबके की महिलाओं को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले 20,000 की पहली किस्त मिलेगी। चुनाव के बाद बीजेपी सरकार बनी तो 10-10 हजार रुपए 3 किस्तों में दिए जाएंगे। इस स्कीम में SC, ST और कमजोर तबके की महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। जिन परिवारों की आय 12 लाख सालाना से कम होगी, उनकी महिलाओं को तरजीह दी जाएगी। अभी योगी सरकार ने फॉर्मली इस स्कीम का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन स्कीम की चर्चा के साथ ही इसको लेकर जिस तरह अखिलेश यादव और उनकी वाइफ ने प्रतिक्रिया दी, उससे साफ है कि तीर निशाने पर लगा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बीजेपी की प्रस्तावित स्कीम का मजाक उड़ाया। अखिलेश ने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी ने नया जुमला छोड़ा है, लेकिन यूपी की महिलाएं बीजेपी की ये पेशकश ठुकरा देंगी। इससे आगे बढ़कर अखिलेश ने कहा कि बीजेपी तो पहली किस्त में 20,000 देगी, उनकी सरकार बनी तो वो महिलाओं को 40,000 देंगे। वहीं अखिलेश की वाइफ डिंपल ने कहा कि चुनाव में हार के डर से बीजेपी महिलाओं को रिश्वत देने जा रही है। हमने बिहार में भी देखा था कि चुनाव से पहले किस तरह सरकार ने सबके महिलाओं के खातों में पैसे पहुंचाने का कार्य किया था, और हमने ये भी देखा महाराष्ट्र में भी इस तरह का कार्य हुआ है। तो हम इसकी बात के लिए तैयार है। हम जानते हैं कि सरकार कुछ ना कुछ इस तरह का करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात के लिए तैयार है। आप वेलकम करते हैं इसको? हम वेलकम नहीं करते, पर हम इस बात के लिए तैयार है। हम बिल्कुल वेलकम नहीं करते हैं। चुनाव से पहले लोगों के खाते में उनके मतलब कॉन्शियस को आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हम बिल्कुल इस बात में एग्री नहीं करते। सरकार को अपना कार्य करना चाहिए। पूरा आपने 10 साल तो भ्रष्टाचार कर दिया, जाने कितने हजारों लाखों करोड़ रुपए आप भारतीय जनता पार्टी करप्शन के माध्यम से, आज सड़कों की हालत देख लीजिए, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देख लीजिए, आज नौकरियां नहीं है बच्चों पे, आज सरकारी नौकरी नहीं है, आज हमारे PDA जो है पिछड़ा दलितों को जो आरक्षण मिलना चाहिए वो आरक्षण नहीं है। तो मतलब इस तरह की जो घटनाएं घटी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो पूरे 10 साल का हिसाब किताब देना है भारतीय जनता पार्टी को। समाजवादी पार्टी के इस तीखे रिएक्शन की वजह भी वाजिब है।
महिला वोटर्स के लिए बीजेपी की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम ट्राइड, टेस्टेड और 100% सक्सेसफुल है। बीजेपी ने सबसे पहले 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने की लाडली बहना स्कीम लागू की। बीजेपी वहां बम्पर वोट से चुनाव जीती। शिवराज सरकार से सबक लेकर महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने भी माझी लड़की बहन स्कीम लॉन्च कर दी। 2024 के विधानसभा चुनाव में महायुति को बम्पर वोट मिले, सत्ता में वापसी हुई। उसी साल हरियाणा में भी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए महीने देने का वादा किया। बीजेपी हरियाणा में भी चुनाव जीत गई। 2025 में बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डालने की स्कीम शुरू की। बिहार में बीजेपी और जेडीयू ने बम्पर जीत के साथ सत्ता में वापसी की। बंगाल में अन्नपूर्णा स्कीम के तहत महिलाओं के खाते में 3000 रुपए डालने का वादा भी बीजेपी के लिए सक्सेसफुल रहा था। समाजवादी पार्टी को डर है कि महिलाओं के लिए डीबीटी स्कीम आई तो यूपी में बीजेपी चुनाव के ऐलान से पहले ही फर्स्ट मूव एडवांटेज मिलेगा। अगर आधी आबादी के वोट सध गए तो बीजेपी को यूपी में जीत की हैट्रिक लगाने से रोकना मुश्किल होगा। इसीलिए समाजवादी पार्टी यूपी में सारा फोकस राम मंदिर से चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर रखना चाहती है, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए चुनावी तौर पर बेहद फायदेमंद रहा है। चढ़ावा चोरी के मामले से बीजेपी की सांस्कृतिक राष्ट्रवादी पार्टी की छवि को झटका लगा है। बीजेपी को बैकफुट पर रखने के लिए पूरे मॉनसून सेशन के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद इस मुद्दे पर सदन के भीतर और बाहर हंगामा करते रहे। सदन की बैठक से पहले समाजवादी पार्टी के सांसद रोजाना पार्लियामेंट कैंपस में चंदा जुटाते रहे और बीजेपी को चिढ़ाते रहे। आज पार्टी के नेताओं ने अपने इस पॉलिटिकल प्रहसन से जुटाया गया चंदा दिल्ली के हनुमान मंदिर में जाकर जमा कर दिया। कहा कि यहाँ एक भी पैसे की चोरी नहीं हुई है। एकदम पर्ची मिल गई और आप सबके सामने है। इस संसद सत्र के दौरान विपक्ष के सारे माननीय सदस्यों के सहयोग से और कुछ पत्रकार साथियों के सहयोग से हमारी पार्टी के साथियों ने इकट्ठे किए। ये पूरा जो भी इकट्ठा हुआ था चंदा वो हमने यहाँ के पंडित जी पुजारी जी को, महंत प्रमोद शर्मा जी को और पंकज जी को रिसीव करा दिया। उसकी उन्होंने मुझे रसीद भी दी और पूरा आशीर्वाद दिया है। ये समाजवादी लोगों की तरफ से या विपक्ष के लोगों की तरफ से जो भी चंदा आया है एक एक पाई प्रभु के चरणों में हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया है। 2,15,490 रुपया और 2 चांदी की गिन्नी। पहले राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद घेरो अभियान की मदद से समाजवादी पार्टी ने यूपी में चुनाव से कम परसेप्शन के मामले में तो बढ़त जरूर बना ली थी, लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी के नए एमवाई यानी महिला और युवा वाले दांव ने समाजवादी पार्टी की इस बढ़त को चैलेंज कर दिया है। अब इसके जवाब में समाजवादी पार्टी युवा, किसान और करप्शन के मुद्दों से बीजेपी को घेरने में जुट गई है। हमारा तो इलेक्शन मोड अब शुरू हो गया है। हमको तो युवाओं के बीच में जाना है और किसानों के बीच में जाना है और जन जन लोगों तक ये बात पहुंचानी है कि किस तरह ये सरकार ने जहां भ्रष्टाचार हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में फैला है, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी पूरा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। आज हमने देखा कि किस तरह जेवर एयरपोर्ट में पूरा पानी भर गया, किस तरह कानपुर एक्सप्रेसवे जिसका भी उद्घाटन हुआ है, हार्डली 15 दिन भी नहीं हुए हैं, वो भी पूरा टूट चुका है और पूरा उसमें वाटर की लीकेज है और गड्ढे बने हैं बड़े बड़े। तो कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लीन सरकार है और इसी की तरह उन्होंने आस्था में भी भ्रष्टाचार करने का जो कार्य किया है, मैं नहीं समझती हूँ कि कोई भी लोग इस बात को भूल पाएंगे, कभी भी अपने जहन से बात को हटा पाएंगे। मगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जेन जी की इकलौती रिप्रेजेंटेटिव होने का दावा नहीं कर सकती। चैलेंजर्स ना सिर्फ तैयार हैं बल्कि अखिलेश और राहुल गांधी को अंकल कहकर चिढ़ा भी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल है, वो आए भी हर मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बात करते हैं, परंतु जिन प्रदेशों में उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही है वहीं पर वो वही काम कर रहे हैं जो यहाँ भाजपा कर रही है। रही बात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की,
मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूँ। उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो मैं क्या कहूँगा? तो हमारे लिए तो बड़े अगले अंकल हैं, अगले अंकल हैं। मायावती के भतीजे आकाश आनंद का अखिलेश यादव पर यह सधा हुआ सियासी तंज उस दलित वोट को बचाने के लिए है जिस पर समाजवादी पार्टी की नजर है। यूपी में दलित वोटों पर कभी मायावती की बहुजन समाज पार्टी का एकाधिकार हुआ करता था। पहले बीजेपी ने इसमें सेंध लगाई और मायावती को घर बिठा दिया और अब अखिलेश पीडीए के जरिए मायावती के बचे खुचे वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यूपी में दलित वोट के एक और दावेदार चंद्रशेखर भी हैं, जिन्होंने पहले सीजेपी के संसद मार्च और फिर दतिया के बाईपोल के जरिए जेन जी पर अपनी पकड़ का प्रदर्शन किया था। दतिया में वैसे तो कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने 66,657 यानी 42% से ज्यादा वोट लेकर बीजेपी के आशुतोष तिवारी को शिकस्त दे दी थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा चंद्रशेखर के आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट दामोदर यादव मंडल की हुई थी, जिन्होंने 22,527 वोट हासिल किए थे। चंद्रशेखर तो अब जेन जी से आगे बढ़कर जेन अल्फा की बात कर रहे हैं।